हेलो माय डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो ये हमारा क्लास होगा ये क्लास नंबर 2 होगा। इसके पहले मैंने क्लास नंबर 1 लिया है और वो जीके को लेकर के है। आप लोगों ने अगर चेक नहीं किया है ज़रूर चेक करिएगा। प्लेलिस्ट में भी आपको क्लास वाइज और जो भी अपडेट है आपके 7th फेज को लेकर के मैं देते रहती हूँ, तो सब कुछ आपको मिल जाएंगे। समय आप लोगों के पास ज़्यादा नहीं है क्योंकि बहुत ही तेज़ी से सरकार इस बातों पर अपनी पहल कर रही है बहुत ही तेज़ी से। इसके पहले भी मैंने अभी एक अपडेट में वीडियो डाला है, उन्होंने शिक्षक की संख्या की सीटों में भी बढ़ोतरी की है, तो वो सब उस वीडियो में आप देख लीजिएगा। सब कुछ आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। आज जो है ये क्लास 5 का आपका बुक है, बिहार बोर्ड का है, यानी कि SCERT का ये बुक है। और ये बुक है, ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग उससे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये कक्षा 5 है, कक्षा 5 है और ये अध्याय 1 है। याद रखिएगा, इसमें जो है आपको 2 अध्याय पढ़ना है। एक अध्याय 1 है आपका, जो कि आपका है पटना से नाथुला की यात्रा, और दूसरा जो है इसमें एक और भी अध्याय है जिसमें है सिंचाई के साधन। तो ये दोनों आपको क्लास 5 से देखना है, बाकी फिर हम लोग 6 क्लास में आ जाएंगे। और ये बिहार बोर्ड का है। अभी मिला जुला कर हम लोगों को तेज़ी के साथ आगे बढ़ना है। जब तक कि किसी प्रकार का कोई सिलेबस आउट नहीं होता है, हमें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो और भी प्रोवाइड करवाया है कि जब आप मेरी क्लास को देखें तो किस तरह से आप पेज लेकर, पेंसिल लेकर, पेन लेकर बैठें और नोट्स क्रिएट करें। ये सब कुछ आपको मेरे इस चैनल पे मिल जाएगा। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि पहला जो है पटना से नाथुला की यात्रा। तो पटना तो हम लोग जानते हैं बिहार की राजधानी पटना है, लेकिन नाथुला की यात्रा करने से पहले हम लोग समझेंगे कि नाथुला क्या है। तो चलते हैं नाथुला की तरफ। तो ये देखिएगा, नाथुला जो होता है वो हिमालय होता है। नाथुला जो है वो हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है। 8 दर्रा आपको पूरे भारत में मिल जाएंगे, लेकिन चूँकि नाथुला की चर्चा है तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो होता है पहाड़ी दर्रा होता है जो भारत और सिक्किम राज्य के बीच है, और ये आप कह सकते हैं सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुम्बी घाटी को ये जोड़ता है। और इसकी ऊंचाई जो है 14,200 फीट की ऊंचाई पर ये है नाथुला दर्रा। इसको हमने समझा। देखिए इससे कितने सवाल आपके उठेंगे। मैंने अभी लगभग 4-5 क्वेश्चंस का आंसर बोल दिया कि नाथुला क्या है। तो ये एक प्रकार का दर्रा है, ये कैसे होता है। तो ये 2 पहाड़ियों के दर्रा क्या होता है इसको भी हम लोग समझेंगे। तो जो 2 पहाड़ियों के बीच में जो जगह होती है उसको ही दर्रा कहते हैं। और ये जो नाथुला दर्रा है इसको रेशम मार्ग भी, यानी ओल्ड सिल्क रूट इसको कहा गया था, रेशम मार्ग भी इसको कहा गया था। और इसी अब आपसे यहाँ से एक सवाल पूछा जा सकता है कि रेशम मार्ग का निर्माण किसने किया था। तो कनिष्क ने किया था। और इस पर जो है तिब्बतों ने 600 ईस्वी के आसपास जो है इस पर कब्जा भी कर लिया था, इसी दर्रे पर, क्योंकि ये सिल्क रूट था। इसी से यात्री भारत आते थे। और ये 3 देशों को जोड़ता है, 3 महाद्वीपों को जोड़ता है। आपका एशिया हो गया, यूरोप हो गया, यूरोप हो गया, और तीसरा जो है आप बताइएगा। बिल्कुल ईजी है। इस बहाने आप बुक को भी उल्टाइएगा, मेरी क्लास को भी सुनिएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब इससे कई सवाल उठते हैं कि नाथुला दर्रा घूमने का कौन सा समय है। तो ये मई से अक्टूबर में आप घूम सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मई से लेकर अक्टूबर में जो वहाँ का तापमान होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस होता है। तो समझ सकते हैं जब ठंड का मौसम आता होगा तो -25 चला जाता है। इसीलिए वहाँ बिल्कुल बर्फ़ जम जाते हैं और ठंड के मौसम में बंद भी वो हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या समझा कि पहले समझा दर्रा क्या होता है। 2 पहाड़ों के बीच के में जो जगह होती है उसे दर्रा कहते हैं। भारत में 8 दर्रा है। उसके बाद फिर क्या हम लोगों ने समझा कि ये जो नाथुला दर्रा है जिसकी चर्चा हमारे बुक में है, तो ये यहाँ कब घूमने के लिए जा सकते हैं। और इसको पूरा ओल्ड सिल्क रूट भी कहा जाता था। इसका निर्माण किसने किया था, इस पर जो है कब्जा किसने किया था। इस तरह से हम लोगों ने इस पर कई अपडेट जान गए। तो बातों ही बातों में हम लोगों ने चैप्टर शुरू करने के पहले ही इस पर 10 क्वेश्चन तैयार कर लिया है। अब बढ़ेंगे चैप्टर की तरफ। यहाँ से चलेंगे नाथुला की ओर। तो आपको पता है कि ये नाथुला कहाँ पर है, कि जो सिक्किम राज्य है और दक्षिण तिब्बत, यानी कि जिधर बिहार है ऊपर में नेपाल है, नेपाल से चीन की तरफ जब जाते हैं आप, वहाँ तिब्बत में चुम्बी घाटी को ये
जोड़ता है। तो हम समझ गए। तो अब हमें कहाँ जाना है, पटना से जाना है। तो ज़्यादा दूर नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कोई और राज्य को आप क्रॉस करिएगा। सिक्किम राज्य, बिहार से आपको सिक्किम राज्य की तरफ बढ़ना है। तो 8 नवंबर 2010 की ठंड भरी काली रात थी। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि मई से अक्टूबर तक आप नाथुला दर्रा जा सकते हैं, लेकिन यात्रा जो हो रही है 8 नवंबर के आसपास हो रही है। तो अब वहाँ की बातों को समझेंगे और इस तरह से समझते हुए चलेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा और कई सारे क्वेश्चंस निकलेंगे और आप उसके आंसर भी इसी में ढूंढ लेंगे। ठंड से कांपते ठिठुरते लोग पटना जंक्शन पर मित्रों के साथ रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। यहाँ से एक सवाल आपको ये जीके में भी शामिल हो गया और इसका जवाब भी आपके पास है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है, गंगटोक। अब ये जीके कह लीजिए आप या फिर आप एसएसटी कह लीजिए, इसीलिए मैंने कहा था 1-2 चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपको पीछे क्लास के भी पढ़ने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ से कैसे कैसे दार्जिलिंग कहाँ है, सिक्किम जाने के मार्ग में। आपसे अगर सवाल करते दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है, नीचे में दे दिया जाएगा सिक्किम जाने के मार्ग में, तिब्बत जाने के मार्ग में, या आपको नेपाल जाने के मार्ग में ऊपरी सिरा दे दिया जाएगा, कुछ भी बिहार का ऊपरी क्षेत्र दे दिया जाएगा या भारत का। तो आपको याद रखना है कि आपका जो दार्जिलिंग है ये सिक्किम जाने के मार्ग में स्थित है और दार्जिलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य का सुंदर पर्वतीय स्थल है। तो यहाँ से एक पॉइंट बनता है कि दार्जिलिंग कहाँ है। तो ये देखेंगे सिक्किम, पहले तो यहाँ आ गया सिक्किम जाने के मार्ग में स्थित है दार्जिलिंग। दूसरा है आपका कि पश्चिम बंगाल राज्य का सुंदर पर्वतीय स्थल है। पश्चिम बंगाल राज्य का सुंदर पर्वतीय स्थल है क्या, दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग किस प्रकार का स्थल है, तो वो पर्वतीय स्थल है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हरी भरी घाटियाँ और दूर दूर तक दर्शनीय हिमालय पर्वत श्रृंखलाएँ। जैसे जैसे हम न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ चढ़ते गए, ठंड बढ़ती गई और स्वेटर पर जैकेट भी डालना पड़ा। टाइगर हिल पर खड़े होकर सुबह सुबह सालों भर बर्फ से ढकी रहने वाली कंचनजंगा की सतरंगी बदलती चोटी को देखना अद्भुत था। देखिए यहाँ पर कितनी चीज़ें निकलकर सामने आ रही है। ये टाइगर हिल, आपसे टाइगर हिल से भी जुड़ी सवाल हो सकती है। ये कंचनजंगा इससे भी जुड़ी आपसे सवाल हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग समझेंगे जो टाइगर हिल है वो उसकी ऊंचाई जो है 2005 से 590 मीटर ऊंची है और ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग ज़िले में यानी दार्जिलिंग शहर के पास है और ये एक पर्यटन स्थल है। यहाँ से कंचनजंगा है और कंचनजंगा के अगल बगल और भी जो भी पर्वत चोटी है वहाँ से मनोरम दृश्य आपको दिखेगा। यानी कि यहाँ से आप जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट है वो भी आप देख सकते हैं। कहाँ से, टाइगर हिल से। अब देखिएगा यहाँ से कितने सवाल आपसे निकलेंगे। कंचनजंगा तो आपने समझ लिया पर्वत है। अब देखिए चूँकि आपने माउंट एवरेस्ट के बारे में क्या पढ़ा कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो विश्व की आपको कहा जाएगा कि टाइगर हिल से कौन सी चोटी दिखती है, या जो विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट है चोटी वो किस हिल से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब होगा टाइगर हिल। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये जो आपका टाइगर हिल शब्द है ये भी महत्वपूर्ण है। कंचनजंगा पर्वत है ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद वहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। कंचनजंगा की इस खूबसूरती को दार्जिलिंग और सिक्किम के पूरे 12 दिवसीय प्रवास में जी भर देखने के बाद भी मन नहीं भरा। अगले पेज पर चलेंगे। देखिए अब प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। किन 2 राजधानियों की बात लेख में की गई है। अब देखिए किन 2 राजधानियों की बात की गई है। एक तो आपने सिक्किम की राजधानी गंगटोक। देखिए कुछ आंसर आपके लिए मैं छोड़ूंगी जिससे कि आपको भी लगे कि एक बार फिर से इसको पढ़ना है। अगर आपके पास बुक है तो बुक से पढ़िए या फिर मेरा वीडियो देखिए और बताइए। एक तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, एक और भी बताइएगा। पटना की तो मैंने चर्चा की है, लेकिन अगर वहाँ से कहीं और किसी देश की राजधानी की चर्चा है तो आपको ये आंसर देना है। दूसरा है आपका कि कंचनजंगा, सुबह के समय बर्फ़ से ढकी कंचनजंगा की चोटी कैसी दिखती है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को समझिएगा। सुबह के समय बर्फ़ से ढकी कंचनजंगा की चोटी कैसी दिखती है, तो वो बिल्कुल सतरंगी दिखती है, यानी कि जिसकी खूबसूरती को देखने के बाद भी मन नहीं भरता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कंचनजंगा की चोटी पर बर्फ़ क्यों जमी रहती है।
तो कंचनजंगा की चोटी विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, यानी पहला आपका माउंट एवरेस्ट हो गया, दूसरी जो चोटी है। तो ये सब आपकी बुक में नहीं है और यहीं सबसे जीके तैयार होती है, जिसको ध्यान में रखना है कि कंचनजंगा जो है ये आपको पहले ये जानना है कि ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जबकि दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो K2 यानी गॉडविन ऑस्टेन है। यह दुनिया की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है, कंचनजंगा तीसरी है और माउंट एवरेस्ट पहली है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको सूर्योदय या सूर्यास्त के समय का दृश्य कैसा लगता है, ये भी आपको इसका आंसर देना है। देखिए, सुबह के समय बर्फ़ से ढकी कंचनजंगा की चोटी कैसी दिखती है, तो ये सतरंगी दिखती है। लेकिन अगला जो प्रश्न है, आपको सूर्योदय व सूर्यास्त के समय का दृश्य कैसा लगता है, तो सूर्योदय के समय जब सूर्य की किरणें पीली होकर निकलती है तो कंचनजंगा का पूरा दृश्य पीला आपको नज़र आएगा। सूर्यास्त के समय बिल्कुल लाल नज़र आता है। अगला प्रश्न है आपका, हिमालय पर्वत की कुछ अन्य चोटियों के नाम पता करके लिखिए। यही तो है, आपको ऑप्शन में 3-4 चोटियाँ दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि कौन सा ये है हिमालय पर्वत की चोटियाँ। तो आप चाहें तो इसको लिख लीजिएगा, नोट्स बनाइए इसको फटाफट से। जैसे सागर माथा हिमाल हुआ, अन्नपूर्णा हुआ, शिव शंकर हुआ, गणेश हुआ, लाखतंग हुआ, मानसलू हुआ। इतना आप नहीं भी याद रख पाइएगा तो आप ये जो कंचनजंगा है ये भी तो हिमालय की ही चोटियाँ हैं। भगवान के नाम से ही आप याद कर लीजिएगा, शिव शंकर, गौरी शंकर, फिर आपका अन्नपूर्णा हो गया, गणेश है चोटी का नाम, लेकिन आप उसको माइंड में गणेश रख लीजिएगा, धौलागिरी रख लीजिएगा। ये सभी पर्वतें जो है आपकी हिमालय पर्वत के कुछ अन्य चोटियों के नाम हैं। तो यहाँ पर ये सारा चीज़ आप लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका, भारत के कुछ अन्य पर्वतीय स्थलों के नाम बताइए। यानी कि वैसा स्थल जहाँ पर्वत हो, जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर हो गया, शिमला हिमाचल प्रदेश हो गया, दार्जिलिंग हो गया जिसको भी आप पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड, मसूरी, आप उत्तराखंड में ही आपका मुक्तेश्वर है। इस तरह से बहुत सारे, सिक्किम की अगर इसमें चर्चा हुई है, सिक्किम गंगटोक सिक्किम भी है आपके पर्वतीय स्थल का नाम। तो इस तरह से आपके कई प्रश्नों के उत्तर तो अभी आपके क्लियर हो गए। तो आप जितना बेहतर नोट्स बना सकते हैं उसको बनाइए। इस एग्ज़ाम में नहीं, आपके कई एग्ज़ाम में आपके पढ़ाने के दौरान भी आपके काम में आएंगे। अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हैं तो एक अच्छा नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आप पढ़ाने के काम में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है आपका कि हम लोगों ने दार्जिलिंग में घूमने का आनंद यहाँ के अनेक आकर्षक स्थलों को देख कर उठाया, जहाँ दार्जिलिंग का चाय बागान, चिड़ियाघर ने लुभाया। वहीं नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, अब देखिए नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ है, दार्जिलिंग में। लॉयड बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, ये सभी पशु पक्षी तितलियाँ, हिमालयी जीव जंतु ने विशेष रूप से हम सब लोगों का मन मोह लिया। अब देखिए, जूलॉजिकल पार्क व कुछ अन्य जगहों में हमने याक नामक एक पशु को देखा। उसके शरीर पर लंबे लंबे बाल थे। स्थानीय लोगों का कहना था कि सिक्किम में भी यह पाया जाता है, यानी सिक्किम में भी पाया जाता है। तो इसका मतलब है कि ये और कहीं पाया जाता है। तो ये जो याक होती है या वैसे कोई जानवर जिसके शरीर पर लंबे लंबे बाल हो, वो हमेशा ठंड वाले इलाके में पाई जाती है। अब देखिए, यहाँ पर आपका जो सवाल है, पहले तो लास्ट लाइन, बहुत ठंड वाले इलाके में शरीर के लंबे बालों की वजह से ही याक का रहना संभव होता है। तो अब देखिएगा, अगला प्रश्न आपका क्या है, ठंड इलाके के जंतुओं के शरीर पर बड़े बड़े बाल क्यों पाए जाते हैं। इसका सिंपल सा आंसर है कि वही बाल, जानवर के शरीर की वही लंबी बालें जानवर की ठंड से रक्षा करती है, जानवर को बचाती है। आगे बढ़ेंगे। रोप वे पर सवार होकर बादलों के बीच से गरजते हुए चाय बागान को देखना बड़ा आनंद रहा। ये जो आप इधर से क्रॉस करते हैं, रोप वे के ऊपर से जब जाते हैं तो नीचे के दृश्य आपको जिस तरह इमेज में दिखा रहा है, आप गौर से देखिएगा तो बहुत ही आनंददायक रहता है। मैं जितने भी लाइन को बोल रही हूँ, हर लाइन में प्रश्न है और आंसर है, आपको समझ में आ रहा होगा। आप खुद से पढ़ेंगे तो एक अलग बातें हैं, लेकिन अभी देखिए पेज नंबर 3 में हम लोग हैं और कम से कम तो 15 से 20 क्वेश्चन हम लोगों ने जान लिया है। आगे बढ़ेंगे। हमारे मैदानी इलाकों में बादल हमसे बहुत दूर ऊपर दिखाई पड़ते हैं, परंतु यहाँ पर हम सभी बादलों के बीच थे और घाटियाँ बादलों से भरी थी। कभी कभी चाय बागानों में हमसे नीचे भी बादल दिख रहे थे। यहाँ से हम हिमालय पर्वतारोहण संस्थान के लिए रवाना हो गए। पर्वतारोहियों के लिए चिड़ियाघर के नज़दीक हिमालय पर्वतारोहण संस्थान है। अब आपका देखिए, यहाँ से एक प्रश्न हो गया कि पर्वतारोहियों के लिए जो है चिड़ियाघर के नज़दीक कौन सा संस्थान है, या फिर हिमालय
पर्वतारोहण संस्थान पर्वतारोहियों के लिए जो है वो किस इलाके में है, किसके नज़दीक पाई जाती है? तो ये आपको देना है चिड़ियाघर, क्योंकि ऑप्शन में दे देगा चाय बागान के नज़दीक। इस तरह से आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन का आंसर करना है। और जिस पेज पर कोई भी आंसर या क्वेश्चन नहीं निकलेगा उस पेज को बस हम लोग पढ़ के निकलेंगे। आगे बढ़ेंगे। कुछ जानकारी मिली जो इस प्रकार है। पर्वतारोहियों के साथ तेंजिंग के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ये एक बालक था और तेंजिंग से कई सवाल निकल सकते हैं आपके कि तेंजिंग जो है, तेंजिंग का जन्म कहाँ हुआ था, इसमें सारा चीज़ आपको दिया हुआ है। तो तेंजिंग का जन्म तिब्बत में हुआ था, जो कि अभी आपने देखा कि ये जो नाथुला दर्रा है सिक्किम तिब्बत के बीच में है। तो तेंजिंग जो था ये 20 साल की उम्र से ही कुली के रूप में वहाँ जाते आते रहता था। तेंजिंग जो है भारत का मूल निवासी बन गया था, लेकिन तेंजिंग का जन्म तिब्बत में हुआ था और बचपन के दिन उन्होंने नेपाल में बिताए थे। तो इससे कई प्रश्न आपके बन रहे हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला बात है कि तिब्बत कितने साल से कुली के रूप में जाने जाते रहे? 20 साल से। दूसरा प्रश्न है आपका तेंजिंग कहाँ का मूल निवासी बन गया था? भारत का बन गया था। तीसरा है आपका तेंजिंग का जन्म कहाँ हुआ था? तो तिब्बत में हुआ था। और तेंजिंग ने अपने बचपन के दिन कहाँ बिताए थे? नेपाल में बिताए थे। तेंजिंग का मुख्य काम क्या था? तो वो देश विदेश के पर्वतारोहियों के साथ कई भाषाओं में बातचीत कर लेता था। अब देखिए, उसने ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था तेंजिंग ने। और इस तरह से आपको क्वेश्चन अगर दे दिया जाए, अगर चाहें तो हर लाइन में आपका क्वेश्चन है, ये नहीं आप बाद में कहिएगा कि ये सिलेबस में नहीं था या आपने ये बताया ये नहीं पूछा। अपना पूरा प्रिपेयर्ड रहिए, पर जब सिलेबस आउट होगा तब आपको देखना है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं। आप अगर ये पढ़ रहे हैं तो आगे आप बच्चे को पढ़ाएंगे तो आपको सब कुछ क्लियर रहेगा। ये सोचिए 5 क्लास का ये चैप्टर है, लेकिन इसमें कितनी महत्वपूर्ण सारी जानकारियाँ भरी हुई है। तो देखिए, अब इसमें आपको सवाल किस तरह से दिया जाएगा। तेंजिंग पढ़ा लिखा नहीं था, वह 20 साल से ही की उम्र से ही कुली के रूप में जाना जाता था। और तेंजिंग की मुख्य खासियत क्या थी? अब आपको कई ऑप्शन रहेगा, नीचे में रहेगा देश विदेशों के पर्वतारोहियों के साथ वे कई भाषाओं में बातचीत कर लेते थे। जो इस अध्याय को इस तरह से मेरे साथ नहीं पढ़ा होगा या खुद ब खुद, वो कभी भी इस ऑप्शन में टिक ही नहीं लगाएगा कि तेंजिंग कभी कई भाषाओं में बातचीत भी कर सकता था, क्योंकि वो तो पढ़ा लिखा नहीं था, ऊपर में दिया हुआ है। इसीलिए अध्ययन करना ज़रूरी होता है। वे तुरंत सबसे दोस्ती भी कर लेते थे और 1947 में एक पर्वतारोही दल के साथ जाते समय अपने एक साथी बॉगडी नॉर्बू, जो पहाड़ से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, उसको पीठ पर लाद कर कई मील चलकर अस्पताल ले गए और इस प्रकार बॉगडी को बचाया। तो बॉगडी का भी नाम आपको याद रखना है, बॉगडी नॉर्बू, जो कि पहाड़ से गिर गए थे, एक पर्वतारोही थे और अपने पीठ पर लाद कर कई मील पैदल अस्पताल चल के तेंजिंग ने उनकी जान बचाई। अगला क्या है? अगला है कि सन 1953 में तेंजिंग नोर्गे सर एडमंड हिलरी के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट, जो कि समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है, चढ़े और विजय का झंडा गाड़ा। अब देखिए प्रश्न, सबसे पहले ये जो तेंजिंग और नोर्गे ये दोनों हिमालय पर्वत श्रृंखला पर कब चढ़े थे? सन 1953 ईस्वी में। अब यहाँ से है किस पर? एवरेस्ट शिखर पर चढ़ा था और एवरेस्ट शिखर की जो ऊंचाई है समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। तो ये यहाँ से आपका कितना क्वेश्चन निकला सो देखिए। अगला प्रश्न है तेंजिंग नोर्गे के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका बखान अब मैंने सब कुछ कर दिया है, आप इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, फिर से आते हैं हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में। हम लोगों ने काफ़ी समय गुजारा और पर्वतारोहण के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस संस्थान को माउंट एवरेस्ट पर विजय की खुशी ने सन 1954 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इस संस्थान को माउंट एवरेस्ट पर विजय की खुशी में सन 1954 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अब देखिए ये कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, अभी तुरंत आपने ये पढ़ा, पर्वतारोहियों के लिए ये संस्थान है जो कि चिड़ियाघर के आसपास है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सन 1954 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर साथ साथ बना रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आप लोग नहीं बना पा रहे हैं तो मैं फिर तैयार करूँगी, उसमें थोड़ा समय लगेगा। बाकी आप लोग इतना मेहनत करिए तो ज़्यादा अच्छा है। आगे बढ़ेंगे। पर्वतारोहण के लिए प्रशिक्षण लेना भी ज़रूरी होता है। पर्वतारोही दलों को अपने साथ टेंट, रस्सी और पर्वतारोहण के लिए ज़रूरी औजार जैसे पर्याप्त भोजन, पानी, गर्म कपड़े, ये सब लेके जाना पड़ता है। अब भारत में पर्वतारोहण के कई संस्थान हैं।
अनेक लोगों ने कई चोटियों पर विजय भी हासिल की है। तो पर्वतारोही जो है क्या क्या लेकर जाते हैं अपने साथ, तो ये आपको याद रखना होगा। आपका टेंट है, रस्सी है, पर्याप्त भोजन है, पानी है और गर्म कपड़ा है। इसके बावजूद हर दल के साथ ऐसा व्यक्ति जो वहीं का रहने वाला हो एवं पर्वतों पर चढ़ने में पारंगत हो, कूली जैसे कि तेंजिंग के बारे में आपने पढ़ा, तथा गाइड के रूप में चलता है। ऐसे गाइड को दार्जिलिंग में सिरदार कहा जाता है। प्रश्न यहाँ से आपका उठेगा, देखिए यहाँ से उठेगा, वैसे कूली जो पर्वतारोही के साथ गाइड के रूप में चलता है उसे दार्जिलिंग में क्या कहा जाता है, तो उसे सिरदार कहा जाता है और यह बहुत सम्मान का पद है। तेंजिंग नोर्गे को भी सिरदार की उपाधि मिली थी जब उन्होंने अपने साथी को बचाया था। तो प्रश्न यहाँ भी बनेगा, तेंजिंग नोर्गे को किसकी उपाधि मिली थी, सिरदार की मिली थी। ध्यान रखिएगा, सरदार आपको नहीं कहना है, सिरदार आपको याद रखना है। उसके बाद पर्वतारोहण के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, इस पर भी चर्चा हो गया। आगे बढ़ेंगे। संस्थान में पर्वतारोहण में काम आने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्रियां संजोकर रखी गई है। यहाँ प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। पर्वतारोहियों को ऊंचाई पर जाने के बाद विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि आपका बारिश हो गया, आंधी तूफान, अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी का भी मुकाबला करना पड़ता है। उन्हें एक विशेष प्रकार के बने जूते और कपड़े पहनने होते हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर भी ले जाने पड़ते हैं। तो ये जितने भी सामान का नाम है आपको माइंड में सेट करना है और आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। ये हैं आपके एडमंड हिलेरी और ये हैं आपके तेंजिंग नोर्गे। पिक्चर देखने से कुछ और भी क्लियर हो जाता है। देखिए अगला है कि पिछले पृष्ठ पर 2 जाने माने पर्वतारोहियों के चित्र दर्शाए गए हैं। ये आपको क्या क्या पहनने दिखाई पड़ रहे हैं, यानी जो वर्णन हुआ चीज़ों का उसको आपको लिखना है और उन्हें ऐसे कपड़ों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो चूँकि ऊंचाई पर जाने के लिए वहाँ ठंड अधिक होती है और इसका भी आपके पास जवाब है, मैंने अभी पीछे वर्णन किया है। आगे है आपका, संस्थान के सदस्यों ने बताया कि सिर की सुरक्षा के लिए सर्दी, गर्मी व बरसात में अलग अलग किस्म की टोपियां पहनी जाती है। प्रश्न यहाँ से निकलेंगे, पर्वतारोहियों को सर्दी, गर्मी व बरसात के में अलग अलग किस्म की टोपियां क्यों पहनाई जाती है, तो सिर की सुरक्षा के लिए, आँख के लिए चश्मे और हाथ के लिए दस्ताने भी आवश्यक हैं। यहाँ हम लोगों ने बर्फ़ के बीच सोने के लिए विशेष प्रकार का स्लीपिंग बैग भी देखा। इसके पश्चात हम लोग प्रशिक्षण देखने गए। यहाँ पर पर्वतारोहियों को अपनी पीठ पर सामान लाद कर बर्फ़ की पहाड़ियों पर चढ़ने और सीधी ढलान पर उतरने का अभ्यास कराया जा रहा था। रस्सी, कुल्हाड़ी, कुदाल के सहारे चढ़ाई करवाई जा रही थी। ट्रेनिंग के दौरान की बात हो रही है और सभी मज़े से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। हाल फिलहाल ही बिहार की पर्वतारोही श्रीमती निरुपमा अग्रवाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये पर्वतारोही जो श्रीमती निरुपमा अग्रवाल हैं, इनके लिए डेट अभी नहीं दिया गया है इस बुक में, लेकिन आपको यहाँ से ये याद रखना है कि बिहार की पर्वतारोही श्रीमती निरुपमा अग्रवाल थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर अपनी विजय प्राप्त की, यानी कि वो माउंट एवरेस्ट तक पहुँच चुकी थी। क्योंकि कई ऐसे पर्वतारोही हैं जो नहीं चढ़ पाते हैं, असफल हो जाते हैं, लेकिन ये निरुपमा अग्रवाल जो कि बिहार की ही थी, ये अति महत्वपूर्ण, यानी कि ये VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको माइंड में रखिएगा। पर्वतारोहियों को चढ़ने के लिए किन किन सामानों की आवश्यकता होती है, इसकी सूची बनाइए। बस आपको ये लिखना नहीं है बच्चों की तरह, क्योंकि आपके पास भी ज़्यादा समय नहीं है, माइंड में एक मेकअप कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका प्रश्न है, पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेते समय लोग क्या क्या कर रहे थे। उसके बाद बातें आगे बढ़ती है। दार्जिलिंग की यात्रा के पश्चात हमने अपने अगले पड़ाव गंगटोक के लिए प्रस्थान किया। गंगटोक जो कि सिक्किम की राजधानी है। गंगटोक समुद्र तल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से एक सवाल आपका निकल के आ रहा है, एक सवाल यहाँ कि गंगटोक जो है समुद्र तल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिक्किम राज्य की राजधानी है। तो सिक्किम नहीं 6000 फीट की ऊंचाई पर है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। उसके बाद यह पहाड़ों के ढलानों और विभिन्न स्तरों को काट कर बसाया गया शहर है। तो पहाड़ों और ढलानों को काट कर बसाया गया शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। कई शहर रहेंगे जिसमें सिक्किम भी रहेगा, गंगटोक भी रहेगा, आपको गंगटोक देना है। और ऊपर नीचे ढलानों पर बनी सड़कें और उस पर बिना हॉर्न बजाती कतार से चलती गाड़ियाँ। शहर के अंदर कहीं गंदगी, कूड़े कचरे का नामो निशान नहीं। सभी दुकानों के आगे कचरे फेंकने के लिए डब्बे। किसी भी परिस्थिति में कोई भी किसी भी तरह का कचरा सड़क पर नहीं फेंक सकता। शाम के समय महात्मा गांधी सड़क का अद्भुत नज़ारा, यानी कि एक प्रश्न यहाँ से, महात्मा गांधी सड़क कहाँ है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक में।
और उसके बाद साफ़ सुथरी चौड़ी सड़क के बीचों बीच फूलों भरे पौधे से सुंदर सजावट, दोनों तरफ सजी धजी दुकानें, सड़कों के बीचे बीच लकड़ी, लोहे एवं पत्थरों से बने बेंचों पर बैठकर धीमे भारतीय संगीत के साथ चाय कॉफ़ी की चुस्कियों का मज़ा ही कुछ और था। आहा, इस दृश्य को याद करिए कि जहाँ न कचरा, न अधिक गर्मी, और शाम का समय है, लकड़ी का बना हुआ है बेंच, लोहे का, लकड़ी का और पत्थर का, भारतीय संगीत बज रही है और धीरे धीरे चाय और कॉफ़ी पी रहे हैं। जरा उस दृश्य को याद करिए। कभी कभी किसी फिल्म में इस दृश्य को दिखाया जाता है तो लगता है बार बार वही मूवी को देखें। आजकल की ये भीड़ भरी दुनिया देखिए, कहीं आपको घर में भी चैन नहीं मिलेगी। मैं घर में भी वीडियो शूट करती हूँ तो गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ आती रहती है। उसके बाद है तरह तरह के फूल के पौधों से सुसज्जित इस सड़क का दृश्य देखते ही बनता था। जब सुन के इतना आनंद आ गया तो देखने में कैसा लगता होगा। यहाँ सड़क के किनारे पगडंडियों पर लोग चलते हैं और कभी आराम करने के लिए सड़क के बीच की सुसज्जित जगह पर बैठ जाते हैं। तभी तो लगा कि हम अलग ही दुनिया में आ गए हैं। यदि आपको अपने घर के आसपास ऐसा वातावरण बनाना हो तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? साफ़ सुथरा रखना चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, सारा चीज़ जो आपने देखिए। आप लोगों में से कौन कौन गए हैं सिक्किम, मुझे बताइएगा। मैं तो नहीं गई हूँ, कभी जाऊँगी तो ज़रूर वो दृश्य शेयर करूँगी। उसके बाद है आपका सिक्किम पहाड़ों और घाटियों से भरा एक छोटा राज्य है। तीस्ता यहाँ की मुख्य नदी है। अब देखिए, इस पेज से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। तीस्ता यहाँ की मुख्य नदी है। तीस्ता कहाँ की मुख्य नदी है? सिक्किम की। यहाँ मुख्यतः लेप्चा, नेपाली और भूटिया 3 जातियाँ निवास करती है। पहला लेप्चा, दूसरा नेपाली, तीसरा भूटिया। लेप्चा, दूसरा नेपाली, तीसरा भूटिया। यहाँ के लोग मेहनती, सीधे, सरल और सहयोगी होते हैं। यहाँ की औरतें रंगीन कपड़े और मनकों से युक्त सोने के आभूषण पहनना पसंद करती हैं। मनका आप समझ सकते हैं, एक प्रकार का पत्थर होता है, जो कि मैंने आप लोगों को इतिहास में पढ़ाया था, लेकिन फिर से रिपीट होगा तो आप लोग उसको याद रखिएगा। गंगटोक में हम लोगों ने फूल का बगीचा, बॉटनिकल गार्डन, रूमटेक मॉनेस्ट्री आदि देखा। रूमटेक मॉनेस्ट्री करमापा यानी बौद्ध धर्म गुरु का निवास भी है। यह बौद्ध धर्म का दर्शनीय स्थल भी है। ये यहाँ भी एक क्वेश्चन आपका निकला। और सिक्किम के लोग कैसे होते हैं, ये हो गया आपका। देखिए, आप लोग अगर क्वेश्चन आंसर के साथ साथ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कमेंट कर बताइएगा, मैं करवा दूँगी। एक दिन हम लोग गंगटोक से लगभग 52 किलोमीटर दूर समुद्र तल से लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित नाथुला घूमने गए। देखिए, पटना से नाथुला की यात्रा थी, अब जाके हम लोग लास्ट में नाथुला पहुँचे हैं। पहले हम लोग कहाँ कहाँ घूमे और कितनी अच्छी अच्छी दृश्य को हम लोगों ने देखा। ये गंगटोक से लगभग 52 किलोमीटर दूर है और समुद्र तल से लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है नाथुला दर्रा। यह भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। जैसे जैसे हम गंगटोक से आगे बढ़े और ऊपर चढ़े, ठंड बढ़ती गई। इन पहाड़ों पर घुमावदार सड़क सांप की तरह दिखाई पड़ रही थी। अब पूछ दे कि जो आपका नाथुला दर्रा है वहाँ की सड़कें कैसे दिखाई पड़ रही है। अब आपको दे दे सांप, मगरमच्छ, तो आप समझिएगा कि आपको क्या जवाब देनी है। उसके बाद, हालांकि ये मजाक मैंने किया, इस तरह से मगरमच्छ वगैरह नहीं पूछेगा। सड़क के एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ हजारों फीट नीचे गहरी खाई थी। यह देखकर मन घबरा जाता था। आखिर नाथुला आ गया। बिछी हुई बर्फ की चादरों के बीच हम सभी खड़े थे, उत्साहित और आनंदित। सबसे ऊंचाई पर शान से लहरा रहा था अपना प्यारा तिरंगा। इतनी ऊंचाई पर तिरंगे का लहराना देख मन गर्व से भर गया। दूसरी ओर चीन देश का भी झंडा लहरा रहा था। अपने देश की रक्षा के लिए सीमा पर चौकस वीर सैनिक हम सब लोगों का मार्गदर्शन भी कर रहे थे। सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। 50-60 सीढ़ियाँ भी चढ़ना मुश्किल हो रहा था। सांस फूलने लगी थी। सैनिक बर्फ पर न चलने एवं सीढ़ी पर रुक रुक कर चढ़ने को कह रहे थे, क्योंकि ऊपर अगर चढ़िएगा तो आपको वैसे भी ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी। बच्चों को दौड़ने के लिए मना किया जा रहा था। बच्चे तो ठहरे बच्चे, भला कहाँ रुकने वाले थे। एक बच्चा बेहोश हो गया। सभी चिल्लाने लगे, जल्दी कैंप ले जाओ, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो। सैनिकों ने उसे तुरंत मेडिकल कैंप में पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद बच्चा स्वस्थ होकर वापस आ गया। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके नहीं बन रहे हैं, लेकिन ये आपको माइंड में रखना है कि वहाँ प्राथमिक उपचार के लिए वहाँ पर केंद्र भी, मेडिकल कैंप भी होता है। अचानक कोई बीमार हो जाए तो वहाँ पर मेडिकल कैंप भी होता है। अगर पूछ लिया जाए कि क्या वहाँ इस तरह की कोई सुविधा है तो आपको जवाब देना है हाँ। अब वह बच्चा क्यों बेहोश हुआ था? ऑक्सीजन की कमी के कारण सीढ़ियों पर वह तेज़ी से दौड़ रहा होगा, जिसमें कि अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता
होती है। तो इन सारे आंसरों को मन में भी आप लोग क्रिएट करिएगा। और नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बताया, जबकि मैं लास्ट नहीं पहुंची थी, और देखिए यही हुआ। और चीन के यात्री इसी कठिन मार्ग से चलकर विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा और बोध गया तक आते थे। हमने यहाँ लगभग 1 घंटा बिताया। ऊंचे पर्वतीय स्थल अपने प्राकृतिक सौंदर्य, स्वच्छ वातावरण और शांत माहौल से सभी को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। ऐसी भावना के साथ हम सभी लोगों ने वापसी की यात्रा शुरू की। अब आपके कुछ सवाल हैं। भारतीय सीमा पर सैनिकों ने तिरंगा क्यों फहराया होगा? तो ये आपका सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव टाइप के हैं। जितने ऑब्जेक्टिव आपने 9th पेज नंबर तक पढ़े, वो सब का मैंने लगातार जवाब दे दिया है। आप लोग अगर होशियार होंगे, पेज लेकर बैठे होंगे, तो आपका एक अच्छा खासा नोट्स तैयार हो गया होगा। जिन जिन का नोट्स तैयार हो गया मुझे कमेंट कर ज़रूर भेजें। हो सके तो सुंदर सा नोट्स बनाकर मुझे मेल कर सकते हैं। मैं आपका वो PDF, उसी PDF से और अन्य लोगों को मैं मदद कर दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए क्लास हेल्पफुल रहा होगा